मैं सोच रही थी मेरा पति मेरी माँ की छोड़ी दौलत पर खुश होगा, मगर अपने ही घर में सोना की सास मुझे पागल साबित कर मेरी विरासत हड़पना चाहती है। फिर मैंने चुप रहकर उनका खेल खत्म किया। शादी के 4 साल बाद नंदनी ने पहली बार अपने पति को अपनी माँ की बात पर चुप रहते देखा। जब सास ने कहा कि वह इस घर में प्यार से नहीं, रोटी के लालच में आई थी। नंदनी दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसके हाथ में चाय की ट्रे कांप रही थी और कपों की हल्की खनखनाहट उसके सीने में उठते तूफान जैसी लग रही थी। शकुंतला देवी बैठक में बैठी थी, जैसे ही वह इस घर की रानी हो और बाकी सब उनकी दया पर पलते हों। विक्रम, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ऐसी लड़कियां घर बसाने नहीं आती, घर पर कब्जा करने आती हैं। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, माँ, नंदनी ऐसी नहीं है। लेकिन उसके बाद वह चुप हो गया। वही चुप्पी नंदनी के लिए किसी तमाचे से कम नहीं थी। नंदनी लखनऊ के पास एक छोटे से कस्बे में पली थी। जब वह 8 साल की थी, उसकी माँ मीरा एक सुबह बिना कुछ बताए चली गई थी। पिता ने पहले कई महीनों तक इंतजार किया, फिर शराब में डूब गया। घर की हालत बिगड़ती गई। जब नंदनी 12 साल की हुई, पिता भी बीमारी और टूटे दिल के साथ चले गए। उसके बाद बस दादी सावित्री थी, जिनके हाथ गरीब थे मगर दिल अमीर था। सावित्री ने उसे सिखाया था कि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना है। अपमान निगलना पड़े तो भी अपनी रीढ़ सीधी रखना और किसी के आगे अपनी भूख से पहले अपनी इज्जत बचाना। नंदनी ने वही सीखा। वह पढ़ाई के लिए जयपुर आई, छोटे होटल में रिसेप्शनिस्ट बनी, रात को ऑनलाइन कोर्स किया और धीरे धीरे ट्रैवल कंपनी में नौकरी पाली। वही एक कॉरपोरेट इवेंट में उसकी मुलाकात विक्रम मल्होत्रा से हुई थी। वह पढ़ा लिखा, शांत और संभ्रांत परिवार का बेटा लगता था। उसने नंदनी की सादगी की तारीफ की, उसकी मेहनत को सराहा और सिर्फ 3 महीने में शादी का प्रस्ताव रख दिया। नंदनी ने सोचा शायद अब उसे भी एक परिवार मिल जाएगा, लेकिन शादी के बाद उसे परिवार नहीं, शकुंतला देवी मिली। पहले दिन से सास ने उसे कभी बहू नहीं माना। अगर वह रसोई में जाती तो कहती खाना फीका है, अगर नौकरी पे जाती तो कहती घर से मन भर गया है, अगर विक्रम के लिए कोई शर्ट खरीदती तो ताना मिलता कि पति के पैसों से पति को ही खरीद रही है। विक्रम कभी कभी उसका पक्ष लेता, मगर अंत में हमेशा वही कहता, माँ की आदत ऐसी ही है, तुम दिल पर मत लिया करो। उस शाम नंदनी ने चाय की ट्रे वापस रसोई में रख दी। वह रोना चाहती थी, लेकिन तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। क्या मैं श्रीमती नंदनी मल्होत्रा से बात कर रही हूँ? जी, कौन? मैं अधिवक्ता राघव मेहरा बोल रहा हूँ। आपको कल हमारे चैम्बर में आना होगा। आपकी माँ मीरा त्रिपाठी से जुड़ा विरासत का एक महत्वपूर्ण मामला है। नंदनी का गला सूख गया। मेरी माँ? वह तो 20 साल पहले हमें छोड़कर चली गई थी। उनका 2 महीने पहले निधन हो गया है। उन्होंने आपके नाम बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ी है। नंदनी दीवार पकड़कर खड़ी रह गई। उसे लगा कोई उसके पुराने जख्म को सोने के चाकू से कुरेद रहा है। उसने रात को विक्रम को सब बताया और हाथ जोड़कर कहा कि यह बात अभी शकुंतला देवी को ना बताएं। विक्रम ने उसका माथा छूकर वादा किया, मैं तुम्हारा पति हूँ नंदनी, तुम्हारा राज मेरा राज है। नंदनी ने उस रात पहली बार थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह वादा सुबह की चाय से भी जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगले दिन जब वह अधिवक्ता से मिलने जाने वाली थी, उसने गलियारे में शकुंतला देवी की आवाज सुनी, विक्रम, अगर यह सच में अमीर निकली तो उसे घर की बहू नहीं, घर की तिजोरी समझना होगा। और विक्रम ने धीमे से पूछा, अगर वह हमें कुछ देने से मना कर दे तो? नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अधिवक्ता राघव मेहरा के दफ्तर में नंदनी जब मीरा की चिट्ठी खोली तो उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थी जैसे कागज नहीं, किसी पुराने शव की उंगलियां छू रही हो।
मीरा ने लिखा था कि वह बेटी को छोड़कर भागी नहीं थी, बल्कि घर से निकली तो काम की तलाश में थी। फिर मुंबई के रास्ते दुबई पहुंच गई, जहां उसे धोखे से ऐसे लोगों के बीच फंसा दिया गया जिन्होंने पासपोर्ट छीन लिया और कई साल तक मजदूरी करवाई। बहुत बाद में एक बुजुर्ग होटल कारोबारी ने उसकी मदद की, उसे बचाया, पढ़ना लिखाना सिखाया और अपने कारोबार में जगह दी। मीरा ने शादी नहीं की, मगर उसी आदमी की मौत के बाद उसे गोवा, उदयपुर, दुबई और सिंगापुर में होटल हिस्सेदारी मिली। उसने उसी संपत्ति को बढ़ाकर एक बड़ी हेरिटेज होटल चेन बना दी। लेकिन शर्म, डर और बीमारी ने उसे बेटी के सामने लौटने नहीं दिया। चिट्ठी में सिर्फ एक बात बार-बार लिखी थी कि वह खराब माँ थी, पर बेटी से प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। नंदनी रोती रही, उसे गुस्सा भी था, दया भी थी और एक ऐसा खालीपन भी जिसे पैसा भर नहीं सकता था। जब राघव ने बताया कि उसके नाम 300 करोड़ से अधिक की संपत्ति, विदेशी खाते और 11 होटल हैं, तो नंदनी को खुशी नहीं, डर लगा। उसने विक्रम को फोन किया। विक्रम पहले कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आवाज बदल गई। उसने कहा कि आज रात घर में जश्न होगा। नंदनी को लगा शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद उसका पति सच में खुश है। लेकिन शाम को वह ऑफिस से एक फाइल लेने अचानक घर लौटी तो बैठक से आती आवाजों ने उसके जीवन की आखिरी मासूमियत भी तोड़ दी। शकुंतला देवी कह रही थी कि ऐसी दौलत बहू के हाथ में छोड़ना मूर्खता है। उनके पुराने डॉक्टर मित्र के पास ऐसी दवाइयां थी जो किसी को बेचैन, भ्रमित और हिंसक दिखा सकती थी। कुछ वीडियो बनेंगे, फिर विक्रम कोर्ट में कहेगा कि नंदनी मानसिक रूप से अस्थिर है और पति को उसका कानूनी संरक्षक बनाया जाएगा। विक्रम की आवाज कांपी, मगर विरोध में नहीं, डर में। शकुंतला देवी ने उसे याद दिलाया कि यह मौका जिंदगी में एक बार आता है। उन्होंने कहा कि या तो वह माँ का बेटा रहेगा या उस अनाथ लड़की का नौकर बन जाएगा। नंदनी दरवाजे के पास खड़ी पत्थर हो गई। फिर विक्रम ने वह वाक्य कहा जिसने उसके भीतर बचा हुआ प्यार जला दिया। उसने कहा कि वह माँ के साथ है। उसी पल नंदनी समझ गई कि अगर वह उस रात घर में रही तो अगली सुबह वह अपने नाम, अपनी याद और अपनी संपत्ति पर अधिकार खो सकती है। उसने बिना आवाज किए घर छोड़ा, अपना फोन बंद किया और पहली बार भागते हुए उसे दादी सावित्री की आवाज सुनाई दी कि बेटी, जान बचाना कायरता नहीं होती है, कभी कभी वही सबसे बड़ा साहस होता है। नंदनी उस रात जयपुर की सड़कों पर बिना दिशा गाड़ी चलाती रही। हवा तेज थी, मगर उसके भीतर उससे भी तेज कुछ टूट रहा था। वह इस बात से नहीं रो रही थी कि विक्रम ने पैसा चुना, वह इस बात से रो रही थी कि 4 साल तक उसने उसी आदमी के लिए अपनी आत्मा छोटी की थी। आखिर उसने अपनी कॉलेज की सहेली रितु को फोन किया। रितु, मैं तेरे घर आ सकती हूँ? फोन की दूसरी तरफ कोई सवाल नहीं आया। जहाँ है वहीं रुक, लोकेशन भेज, मैं आ रही हूँ। जब रितु उसे लेने पहुंची, नंदनी के हाथ में मिठाई का छोटा डिब्बा था। रितु ने हैरानी से पूछा, तू इस हालत में मिठाई क्यों लाई? नंदनी टूटकर हंस पड़ी। दादी कहती थी कि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। रितु ने उसे गले लगा लिया। उसी गले लगने में नंदनी की सारी हिम्मत बह गई। उसने सब बता दिया, माँ की चिट्ठी, विरासत, शकुंतला देवी की योजना, विक्रम की सहमति, दवाइयाँ, कोर्ट, सब कुछ। रितु ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। तू वापस नहीं जाएगी, कपड़े भी लेने नहीं। ऐसे लोग सिर्फ लालची नहीं, खतरनाक होते हैं। नंदनी ने सिर हिलाया। मुझे वकील चाहिए और सुरक्षा भी। तभी उसे अपने बचपन का नाम याद आया, अर्जुन। वही अर्जुन सिंह जो स्कूल में उसे चिढ़ाने वालों से भिड़ जाता था। वही लड़का जिसने एक बार उससे कहा था कि जिसे माँ छोड़ दे उसे दुनिया नहीं छोड़ सकती। कई साल से बात नहीं हुई थी, मगर नंदनी के पास उसका पुराना नंबर था। उसने कांपते हाथों से कॉल किया। हेलो?
नंदिनी ने आंखें बंद कर ली। अर्जुन, मैं नंदू। सिर्फ 1 सेकंड की चुप्पी आई। कहाँ हो? किसने रुलाया? इतने साल बाद भी उसने क्या हुआ नहीं पूछा, किसने रुलाया पूछा। नंदिनी की आंखें फिर भर आई। अगले दिन अर्जुन उससे एक शांत कैफे में मिला। वह अब एक निजी सुरक्षा कंपनी चलाता था। चेहरे पर परिपक्वता थी, आंखों में वही पुरानी चिंता। तुम मेरे गेस्ट हाउस में रहोगी, लोकेशन किसी को नहीं बताई जाएगी, कानूनी नोटिस राघव के मेहरा के भेजेंगे, और जब तक मामला खत्म नहीं होता मेरी टीम तुम्हारे साथ रहेगी। मैं बोझ नहीं बनना चाहती। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। नंदू, जिन लोगों से प्यार होता है उनके लिए जगह बनाई जाती है, बोझ नहीं कहा जाता। नंदिनी ने नजर झुका ली। यह वाक्य उसके भीतर कहीं गहराई तक उतर गया। अर्जुन ने उसकी सुरक्षा के लिए समीर नाम का एक आदमी लगाया। शुरू में समीर जिम्मेदार लगा, मगर कुछ ही दिनों में उसकी बातें अजीब होने लगी। वह कहता कि अर्जुन को अचानक नंदिनी की दौलत से ही प्यार हुआ है। वह कहता कि पुरुष कभी बिना स्वार्थ के सुरक्षा नहीं देते। एक सुबह जब वह उसे वकील के दफ्तर ले जा रहा था, उसने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ। अर्जुन साहब आपको बचा नहीं रहे हैं, आपको अपने पास बांध रहे हैं। नंदिनी ने शांत लेकिन ठंडी आंखों से उसे देखा। गाड़ी का दरवाजा खोलो, आप समझ नहीं रही हैं। नहीं समीर, मैं पहली बार सब समझ रही हूँ। जहर हमेशा दुश्मन नहीं डालता, कभी कभी पहरेदार भी डालते हैं। वह टैक्सी लेकर चली गई और अर्जुन को फ़ोन किया। अर्जुन 30 मिनट में पहुंच गया। उसने समीर को तुरंत हटाया, मगर नंदिनी के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं की। गलती मेरी है, मैंने आदमी चुना था। तुम्हें चोट पहुंची, जिम्मेदारी मेरी है। नंदिनी ने पहली बार महसूस किया कि सफाई देने और जिम्मेदारी लेने में कितना फर्क होता है। उसी शाम विक्रम उसके वकील के दफ्तर में बाहर आ गया। उसके चेहरे पर बेचैनी और लालच दोनों थे। तुम्हें लगता है तुम मुझसे छिप जाओगी? अर्जुन आगे बढ़ा, मगर नंदिनी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं छिप नहीं रही विक्रम, मैं बच रही हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, थी, बस कानूनी कागज बाकी हैं। विक्रम की आंखें सिकुड़ गई। तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ा था, तुम्हें परिवार की कीमत क्या पता। नंदिनी का चेहरा सफेद पड़ा, फिर स्थिर हो गया। मेरी माँ भागी थी, पर पछतावे के साथ मरी। तुम्हारी माँ घर में रहकर भी तुम्हारी आत्मा खा गई। फर्क समझो विक्रम। मैं उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अर्जुन की टीम तुरंत बीच में आ गई। पुलिस को बुलाया गया। विक्रम को चेतावनी देकर छोड़ गया। लेकिन उसी दिन नंदिनी ने घरेलू उत्पीड़न, मानसिक षड्यंत्र और संपत्ति हड़पने की कोशिश की शिकायत दर्ज कराई। शकुंतला देवी ने समाज में रोना धोना शुरू कर दिया कि बहू ने बेटे को बर्बाद कर दिया। लेकिन नंदिनी अब वह लड़की नहीं थी जो तानों से टूट जाती। राघव मेहरा ने कोर्ट में मीरा की वसीयत, रिकॉर्डिंग, घर के सीसीटीवी और समीर के बैंक खाते का सबूत रखा। पता चला समीर को पैसे विक्रम के चचेरे भाई के खाते से मिल रहे थे, ताकि नंदिनी को अर्जुन से दूर किया जा सके। कोर्ट में विक्रम की आंखें झुक गई। शकुंतला देवी पहली बार चुप थी। तलाक की सुनवाई के दिन विक्रम ने आखिरी कोशिश की। नंदिनी, मैं माँ को छोड़ दूंगा, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। नंदिनी ने दुख से मुस्कुराया। तुम आज भी अपनी बात नहीं बोल रहे हो, यह भी उन्होंने ही सिखाया होगा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया। तलाक मंजूर हुआ। नंदिनी ने उसी सप्ताह अपनी वसीयत बनाई। अगर उसे कुछ होता है तो संपत्ति का बड़ा हिस्सा अनाथ लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के कानूनी सहायता के लिए जाता। उसने मीरा के नाम पर मीरा सावित्री ट्रस्ट शुरू किया, ताकि कोई बच्ची अपने घर से निकले तो उसे दुनिया के सामने हाथ न फैलाना पड़े। कुछ महीनों बाद नंदिनी अर्जुन के साथ उदयपुर के उसी होटल में पहुंची जो उसकी माँ ने बनाया था। संगमरमर की सीढ़ियों पर चलते हुए उसने दीवार पर मीरा की तस्वीर देखी। चेहरे पर वही आंखें थी जो हर आईने में नंदिनी को दिखती थी। वह तस्वीर के सामने रुकी। मैंने तुम्हें बहुत नफरत की माँ, शायद करना भी चाहिए था,
लेकिन आज समझती हूँ तुमने देर से सही मुझे खाली हाथ नहीं छोड़ा। अर्जुन चुपचाप उसके पास खड़ा रहा। बाहर झील पर शाम उतर रही थी। नंदिनी ने धीरे से कहा, दादी ने मुझे जीना सिखाया, माँ ने मुझे आज़ादी दी और दर्द ने मुझे पहचान दी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। अब आगे। नंदिनी ने लंबी सांस ली। अब घर बनाना है, ऐसा घर जहाँ प्यार किसी की गर्दन पर रस्सी बनाकर न डाला जाए। 1 साल बाद नंदिनी और अर्जुन ने बहुत छोटी शादी की। रितु ने उनकी चुनरी ठीक की, राघव मेहरा ने आशीर्वाद दिया और मंडप के पास 2 तस्वीरें रखी गई, दादी सावित्री की और मीरा की। किसी ने शकुंतला देवी का नाम नहीं लिया, क्योंकि हर कहानी में कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। जब विदाई के बाद नंदिनी ने नए घर की चौखट पर कदम रखा तो उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। अर्जुन हंस पड़ा, अपने घर में भी खाली हाथ नहीं। नंदिनी ने आंखें भीगने दी। आज पहली बार लग रहा है कि सच में अपने घर आई हूँ। उस रात उसने अपने भविष्य की बेटी के नाम एक पत्र लिखा। उसमें उसने वादा किया कि वह कभी प्यार को एहसान नहीं बनाएगी, कभी प्यार को जेल नहीं बनने देगी और कभी किसी बच्चे को यह महसूस नहीं होने देगी कि वह किसी की जिंदगी पर बोझ है। कभी कभी खून के रिश्ते दरवाज़ा बंद कर देते हैं और कोई पुराना दोस्त चाबी लेकर लौट आता है। कभी माँ की चुप्पी भी प्रेम की अधूरी भाषा होती है और कभी एक औरत तब अमीर नहीं होती जब उसे करोड़ों मिलते हैं, बल्कि तब होती है जब वह पहली बार बिना डर से कहती है, अब मेरी ज़िंदगी है, मेरी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।